1945 का साल था जब दुनिया का सबसे भयानक युद्ध वर्ल्ड वॉर टू अपनी अंतिम सांसें ले रहा। पुरानी महाशक्तियां इतिहास के पन्नों में सिमटने वाली और नया विश्व व्यवस्था आकार ले रही। इसी में से एक था जापान, जो कभी एशिया पर राज करने का सपना देखता था, लेकिन अब उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं बची। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा देश जिसके शहरों में कभी गगनचुंबी इमारतें और जीवंत जीवन था, अचानक शमशान जैसा बन गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम ने लाखों जिंदगियां छीन ली, कई घर उजाड़ दिए और अर्थव्यवस्था को आधे से भी कम पर लाकर खड़ा दिया। महंगाई 300% से ऊपर चली गई, लाखों लोग बेघर और बेरोजगार हो गए। सम्राट हिरोहितो को बिना शर्त समर्पण करना पड़ा और पूर्व प्रधानमंत्री हिदेकी ताजो को फांसी की सजा मिली। यह था युद्ध के बाद का जापान। बर्बादी, हताशा और अनिश्चितता का जीता जागता प्रतीक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महज 2 दशक बाद यह कहानी पूरी तरह पलट गई। जापान ने दुनिया को हैरान कर दिया और वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी। उसकी फैक्ट्रियों में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगी। जापानी कंपनियां दुनिया भर में अपना नाम और पैसा कमा रही थी और मेड इन जापान मानव के स्टेटस सिंबल बन गया। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? कैसे जापान फर्श से अर्थ तक पहुंचा? और क्या इसकी रिकवरी हमें आज सिखा सकती है या फिर जापान फिर से पतन की ओर बढ़ रहा है? आइए इस रहस्यमय सफर को एक एक करके समझते हैं। The bomb and its aftermath, an exhibition about the detonation of atomic weapons over Hiroshima and Nagasaki in 1945, that for all intents and purposes ended World War II. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जापान की इस अनोखी कहानी सुनाने आया। कल्पना कीजिए आज का जापान प्रशांत महासागर की गोद में बसा एक द्वीपीय देश, जहां की जमीन किसी दूसरे देश से नहीं सटती। लेकिन एक समय था जब उसका साम्राज्य चीन से लेकर बर्मा तक फैला हुआ था। अगर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम ना गिराए होते, तो शायद जापानी साम्राज्य भारत तक को अपना गुलाम बना लिया होता। लेकिन 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी और 2 सितंबर को सरेंडर के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इसी के साथ जापान पर अमेरिका का कब्जा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। Between 1945 and 1952, the United States occupied Japan. The Allied occupation of Japan signaled a vital turning point in Japanese history. 7 और 9 अगस्त को अमेरिका ने एटम बम डाल दिए जापान। एटम बम गिरने से एकदम से पूरा माहौल चेंज हो गया। लेकिन यहां से एक दिलचस्प बात सामने आती है। जापान को अकेले अमेरिका ने नहीं हराया। अमेरिका के साथ सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी शामिल थे। ठीक वैसे ही जैसे जर्मनी को अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने साथ मिलकर हराया और फिर उसे आपस में बांट लिया। यहां तक कि बर्लिन के 4 टुकड़े किए गए। लेकिन जापान के साथ ऐसा नहीं हुआ। आइए हम जानने की कोशिश करें। दरअसल जापान को बांटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। उत्तर पर सोवियत संघ, दक्षिण के छोटे हिस्से पर ब्रिटेन, दक्षिण पूर्व पर चीन और केंद्र पर अमेरिका। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने इस प्लान को खारिज कर दिया। वे कम्युनिज्म के सख्त खिलाफ थे और कई इतिहासकार मानते हैं कि सम्राट हिरोहितो को भी सोवियत संघ से डर लगता था। उन्हें लगता था कि सोवियत राजशाही को खत्म कर देंगे, इसलिए उन्होंने जल्दी अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। ब्रिटेन नई कॉलोनी का खर्चा नहीं उठा सकता था, इसलिए अपना काम निपटाकर चला गया। चीन तब सिविल वॉर में उलझा था, इसलिए उसने फॉर्मोसा, जो आज का ताइवान, पाकर संतोष कर लिया। इस तरह जापान का पूरा नियंत्रण अमेरिका के पास आ गया और कमान सौंपी गई जनरल डॉगलस मैकआर्थर को। सोवियत, ब्रिटेन और चीन को सिर्फ सलाहकार की भूमिका मिली, लेकिन अंतिम फैसला मैकआर्थर का। मैकआर्थर अमेरिकी सेना के सबसे सम्मानित जनरलों में से एक थे, जो जापान को हराने वाली मित्र सेनाओं के कमांडर थे और बाद में कोरियन वॉर में भी यूएन फोर्सेस को लीड किया। उनका मकसद था जापान को वफादार बनाना, ताकि वह कभी अमेरिका के लिए खतरा ना बने। उन्होंने सबसे पहले जापानी सेना भंग कर दी, सैन्य अधिकारियों की राजनीति में एंट्री बैन की और युद्ध अपराधियों के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाया, जैसे यूरोप में न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स चले।
इसके अलावा जापान में टोक्यो ट्रायल्स चले, इसमें कई नेता और सैन्य अधिकारी दोषी पाए गए। इसमें सबसे बड़ा नाम हिदेकी ताजो का था, जो 1941 से लेकर 1944 तक जापान के प्रधानमंत्री थे। उन्हें फांसी की सजा मिली, कई अन्य को भी मौत या जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन इसमें एक नाम पूरी तरह बचा रहा, सम्राट हिरोहितो का। पूरी युद्ध उनकी छत्र छाया में लड़ा, सैनिक उनकी वफादारी की कस्में खाते थे, पर फिर भी अमेरिका ने उन्हें क्यों बचाया? वजह थी आम लोगों की आस्था। अमेरिका उनके जरिए अपने फैसलों को स्वीकार बनाना चाहता, इसलिए सरकार भंग नहीं की। सम्राट हेड ऑफ द स्टेट बने रहे, प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्ति उनके पास रही, कैबिनेट चुनने का भी अधिकार प्रधानमंत्री को, और संसद से बिल पास होकर कानून बना। लेकिन इस सब पर मैकआर्थर का पूरा नियंत्रण था। उन्होंने युद्ध पूर्व की दिग्गज कंपनियों पर ताला लगाया, जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों में बांटी और कई तरह के श्रम सुधार किए। लेकिन मैकआर्थर को यह संविधान पसंद नहीं आया। इसके बाद उन्होंने अपना ड्राफ्ट बनवाया और 1946 में पहली बार चुनाव करवाया। अक्टूबर में मोहर लगी और मई 1947 में यह संविधान लागू हुआ, वही संविधान जो आज तक जापान में चल रहा है। इसमें अमेरिका की छाप साफ थी, ज्यादातर प्रावधान उनके फायदे के थे। दो खास प्रावधान, पहला, सम्राट की शक्तियां सीमित कर दी गई, वे नाम मात्र के राजा बने थे, सरकार में दखल नहीं दे सकते थे, यानी पश्चिमी शैली की लोकतंत्र। और दूसरा, आर्टिकल 9, यानी जापान कभी युद्ध नहीं लड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में सेना या धमकी का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा थल, वायु और नौसेना कभी नहीं रखेगा। लेकिन 1954 में अमेरिकी दबाव में एक सेल्फ डिफेंस फोर्सेस बनी, जिसका नेचर आज तक अस्पष्ट है। आर्टिकल 9 पर वैसे बहस जारी है। एक पक्ष कहता है कि कोई हथियार नहीं, तो दूसरा कहता है कि सीमित स्तर पर ठीक है। तो अगर जापान हथियार नहीं रख सकता तो सुरक्षा कौन करता है? सेल्फ डिफेंस फोर्सेस तो छोटे खतरे को रोक सकती है, अगर बड़ा हमला हुआ तो अमेरिका के साथ डिफेंस ट्रीटी के तहत अमेरिका जिम्मेदार होगा इन सबों। यानी कि अगर कोई जापान पर हमला करता है तो वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा। जापान में 120 अमेरिकी मिलिट्री बेसेस हैं, जिसमें 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यानी जापान की सुरक्षा नीति अमेरिका पर टिकी। ये तो राजनीति और सैन्य पक्ष हुए, पर अर्थव्यवस्था जो जापान को दुनिया में सबसे अलग लाकर खड़ा करता है। अगर जापानी अर्थव्यवस्था की बात करें, यह चमत्कार एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे थी क्रांतिकारी नीतियां, जियोपॉलिटिकल घटनाएं और सबसे ज्यादा जापानी लोगों का भरोसा, समर्पण और आत्मविश्वास। युद्ध खत्म होते ही जापान को विकसित करने की बात चली। अमेरिका इसमें जी जान से जुटा, लेकिन यह कोई परोपकार नहीं था, यह कोल्ड वॉर का डर था। 1948 में कोरियन प्रायद्वीप बटा, उत्तर को सोवियत सपोर्ट, 1949 में चीन पर कम्युनिस्ट कब्जा, माओ की रेड आर्मी ने सियांग को ताइवान से भगाया। ईस्ट एशिया अमेरिकी प्रभाव से निकल रहा था, इसलिए अमेरिका ने जापान पर दांव लगाया। इसे कैपिटलिस्ट मॉडल बनाना चाहता। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स, जैसे युद्ध से पहले 2/3 जमीन जमींदारों की, किसान किराए पर खेती करते, फसल का आधा देते, अगर फसल खराब पूरा परिवार गरीबी। सुधारों से किसान मालिक बना, अपने हिसाब से खेती की, लेबर फोर्सेस खाली हुआ जो इंडस्ट्री में लगाए। जैसे वास्तविक जीवन का उदाहरण, कल्पना कीजिए एक किसान परिवार जो पीढ़ियों से कर्ज में डूबा था और अपनी जमीन पर नई तकनीकें आजमा रहा। इससे उत्पादकता बढ़ी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। दूसरा, श्रम सुधार। युद्ध से पहले यूनियन ना के बराबर थे, श्रमिकों का शोषण अत्यधिक होता था। इन सब सुधारों से यूनियन बनी, मजदूरों की सैलरी बढ़ाई गई, कई तरह के अधिकार किए। इससे कंपनी और श्रमिकों के बीच एक लॉन्ग टर्म रिश्ता बना। लोग एंट्री लेवल से लेकर टॉप लेवल तक जाते, यानी एक सामान्य सा लेबर शुरुआती लेवल से लेकर उस कंपनी के टॉप लेवल तक पहुंच सकता था और रिटायरमेंट तक उसे एक ही कंपनी में काम करने का मौका मिलता था। इसका फायदा ये हुआ कि लीडरशिप को कंपनी का पूरा कल्चर पता होता था, जिससे अस्थिरता आई। तीसरा सबसे बड़ा सुधार, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। युद्ध से पहले जापान में पितृसत्तात्मक चरम पर थी, महिलाएं घर तक सीमित थी। सुधारे से वो बाहर निकली, कार्यबल में शामिल हुई, इससे समाज में खुलापन आया
और अर्थव्यवस्था को दोगुना बूस्ट मिला। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव बिजनेस में आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान की बड़ी कंपनी, जिसे जैपात्सु कहा जाता था, को तोड़ दिया। लेकिन बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए उन्होंने नए रूप में इसे खड़ा किया, जिसे काइरेत्सु मॉडल कहा जाता था। इसमें बैंक, कंपनियां, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर सब आपस में जुड़े रहते थे। जैसे टोयोटा कार बनाए तो उसे स्टील और रबर चाहिए, ये सप्लायर से आता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर कार बेचते। सामान्य हालत में ये सब अलग अलग थे, लेकिन काइरेत्सु मॉडल में ये सब एक दूसरे की मदद करते, रिसर्च करते और जिसे बैंक लोन देते। और इसका फायदा ये हुआ कि लंबी अवधि की योजना बनती, उतार चढ़ाव से डर कम होता और कम लागत में अच्छा प्रोडक्ट मिलता। 1949 में जापान ने MITI यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री बनाई, जिसने तय किया कि कौन से सेक्टर में निवेश होगा, आयात पर नियंत्रण रखा और निर्यात पर ध्यान दिया। रिसर्च में भी पैसे लगाए। लेकिन इन सब की आलोचना भी हुई। ये नीतियां ज्यादातर बड़ी कंपनियों के लिए थी, छोटी कंपनियां इससे पीछे रह गई। इसके अलावा अगर जियोपॉलिटिकल बेनिफिट की बात करें तो कोरियन वॉर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुआ। उत्तर कोरिया, जिसे सोवियत संघ और चीन सपोर्ट कर रहे थे, ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया। अमेरिका और उसके साथी UN फोर्सेस, जिसमें 90% अमेरिकी सैनिक थे, ने युद्ध लड़ा। अमेरिका को कपड़े, गाड़ियां और टेंट, खाना सब चाहिए था। अपने देश से लाना उनके लिए महंगा पड़ता और समय भी ज्यादा लगता, इसलिए उन्होंने जापान को प्रोडक्शन हब बना दिया। जापानी फैक्ट्रियां फिर से चल पड़ी, सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुआ, लाखों लोगों को नौकरी मिली और इसके अलावा अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी आई। युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान से $3.5 बिलियन का सामान खरीदा और सैनिकों के खर्चे से भी जापान की इकोनॉमी को बूस्ट मिला। 1952 में जापान को आजादी मिली और 1953 में युद्ध विराम हुआ। लेकिन मुश्किल ये हुई, युद्ध खत्म होते ही आय का सबसे बड़ा सोर्स खत्म हुआ। इसके बाद 1954 में अमेरिका ने जापान से सेल्फ डिफेंस फोर्सेस बनाने को कहा। डिफेंस पर ज्यादा पैसा ना खर्च करके बाकी पैसा इंडस्ट्री और डेवलपमेंट में लगाया। अमेरिका ने जापान को वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाया। अपने और दूसरे देशों की बाजार जापानी प्रोडक्ट्स के लिए खोले। 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स ने दुनिया की नजर में जापान की इमेज बदल दी। युद्ध के समय की क्रूर छवि धीरे धीरे मिट गई और जापान को बिजनेस और दोस्ती के मौके मिले। 1968 तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। 1945 से लेकर 1968 के बीच लोगों की औसत आय 4 गुनी बढ़ी। औसत उम्र 60 साल से बढ़कर 72 साल हो गई, जो कि आज 84+ ईयर्स है। दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन चली 1964 में। इसके अलावा सोनी, टोयोटा, होंडा और पैनासोनिक जैसी कंपनियां कम कीमत में बनी और बेहतरीन क्वालिटी देने लगी। ये सब सिर्फ नीतियों या अमेरिका की मदद से नहीं हुआ। सबसे बड़ा कारण था जापानी लोगों का जज्बा। उन्होंने बिना शिकायत मेहनत की, ज्यादा घंटे काम किए, सेविंग्स की और देश की तरक्की को अपना मकसद बनाया। शिक्षा पर ध्यान दिया, प्रैक्टिकल पढ़ाई की और स्किल डेवलपमेंट पर काम किया। काइजन संस्कृति अपनाई, यानी हर काम में लगातार सुधार करना। बैंक में पैसे जमा किए, बैंक ने वही पैसा कंपनियों को दिया, कंपनी ने अपना बिजनेस बढ़ाया। 1970 के बाद मुश्किलें आई। अमेरिका ने चीन से दोस्ती कर ली और 1980s में चीन सस्ती लेबर और कच्चे माल के कारण बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बन गया। 2010 में चीन ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का दर्जा हासिल किया। जापान आज भी अमीर और विकसित है, लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। जनसंख्या घट रही है, बुजुर्ग बढ़ रहे हैं, बच्चे कम हो रहे हैं, समाज विदेशियों को कम स्वीकारता है, जिससे वर्क फोर्स की कमी बढ़ रही है। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ओवरवर्क से मौतें आम हो गई। शहरीकरण से गांव खाली हुए, शहर महंगे हो गए, महिलाओं को बराबरी नहीं मिली, शादी या बच्चे से ज्यादा दर बाहर कर दी जाती है, असमानता बढ़ी, टेम्पोररी वर्कर्स नीचे, बड़ी कंपनियों के कर्मचारी ऊपर हो गए। नतीजा, जापान की तरक्की वाकई चमत्कार जैसी थी। राख से उठकर दुनिया के टॉप इकोनॉमी बना, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत भारी रही। जनसंख्या संकट, वर्क कल्चर की समस्याएं
और सामाजिक असमानता। ये थी जापान की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।